वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 4 जो है प्रियम्बल। और ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से देखिएगा। इसको एकदम सिंपलेस्ट वे में मैंने समझाया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर करा दिए और उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, तो उसका भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो प्रियम्बल क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठा होगा कि प्रियम्बल होता क्या है भाई। तो देखो प्रियम्बल क्या करता है, प्रियम्बल रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिकेट द सोर्सेज ऑफ इट्स अथॉरिटी। मतलब कि जो प्रियम्बल होता है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत हैं, किनके बेसिस पे है वो जो बना हुआ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक चीज़ें है, मतलब कि ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट सिद्धांतों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो कि जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना है, ओवरऑल व्यू जो है हम एक पेपर पे देते हैं। ठीक है, उस पेपर को हम बोलते हैं प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को और इंडिकेट करता है सोर्सेज ऑफ इट्स अथॉरिटी कि किससे उसे पावर मिलती है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इट्स अथॉरिटी कि किससे पावर मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, बताओ किससे मिलती है। तो वो है हम, द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो आपको प्रियम्बल देखना है तो मैंने बता देता हूँ, देखो कैसा होता है प्रियम्बल, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। वैसे हर एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेज पे होता ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो कि प्रियम्बल जो होता है वो हमारा ऐसा होता है। देखिए ये होता है हमारा प्रियम्बल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। देखो इसमें क्या होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल्न रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सेक्युलर सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, जस्टिस इसमें 3 होते हैं, लिबर्टी इसमें 4 होते हैं, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इन, और यहाँ पे डेट, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अच्छा, जो हमारा ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन था, प्रियम्बल था जो हमारा, तो उसमें जो था उसमें ये वर्ड्स नहीं थे तीनों। ठीक है, सोवेरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, उसमें ये तीनों वर्ड्स नहीं थे। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बेसिकली प्रियम्बल हमारा ये होता है। ठीक है, ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है कि उसके प्रिंसिपल क्या है, क्या बेसिस है, जिससे कि सभी को जस्टिस मिले, लिबर्टी एकता हो, इक्वालिटी सभी एकता हो, फ्रेटर्निटी और भाईचारा हो सभी में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मूल सिद्धांत हैं, इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए तो मैंने अभी बताया आपको प्रियम्बल रिप्रेजेंट क्या करता है, प्रियम्बल रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और किससे मिलता है, किससे मिलता है, इंडिकेट द सोर्सेज ऑफ द अथॉरिटी, मतलब कि हमसे, सिटीजन ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए इट इज़ बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, आपने मेरी लास्ट कौन से, ये सेकंड चैप्टर में है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिए गए थे। उसमें उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने उसमें बताया था कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसमें हम ये बेसिक पॉइंट्स रखेंगे कि सभी इक्वल हों। तो ये जो हमारा प्रियम्बल है ये भी हमारा उससे से लिए गया है। ठीक है, तो कुछ 7-8-9 पॉइंट बताए थे, हमें 7-8 पॉइंट बताए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसका नाम रखा था हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, तो उसी में से ही हमारा प्रियम्बल है जो लिया गया है। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने अभी बताया था ना कि जो 3 वर्ड से कौन कौन से, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, जो प्रियम्बल में है। तो ये वर्ड्स कहाँ से आए, ये शुरू में ओरिजिन में नहीं थे, जो ओरिजिनल प्रियम्बल बना था उसमें नहीं थे। ठीक है, तो ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं, ये बाद में आए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट देखो क्या हुआ, तो मैंने अमेंडमेंट पहले ही बताया, मैं फिर बता देता हूँ एक बार। अमेंडमेंट होता है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना
उसमें समय के साथ साथ हमने कुछ चेंजेस करे, तो ठीक है, और हर चेंजेस को हमने एक नाम दे दिया। मतलब कि पहली बार हमने जब चेंजेस करा तो हमने उसे बोला फर्स्ट अमेंडमेंट, दूसरा चेंजेस हमने करा तो उसे बोला सेकेंड अमेंडमेंट। तो ऐसे ही करते 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 आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि ये तीनों वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये हमारे प्रीएम्बल में डाले गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये उसने बोला। अच्छा, अब जो ये हमारा प्रीएम्बल था, जो ओरिजिनल वाला प्रीएम्बल था, ठीक है, मतलब इससे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले वाला जो ओरिजिनल था, जिसमें तीनों वर्ड्स नहीं थे, तो उसमें सिग्नेचर थे हमारे किसके, आर्टिस्ट के, जिन्होंने उसे बनाया था। ठीक है, जिसने प्रीएम्बल को लिखा था। कौन थे वो थे बियोहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, बियोहर राम मनोहर सिन्हा। और इन्होंने एक साइन करा था, एक छोटी, जैसे ये हमारा प्रीएम्बल है सपोज करो, तो उसके ये तो बीच में सारे वर्ड्स आ गए जो भी प्रीएम्बल के थे, और यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा साइन करा था अपना राम के नाम से। ठीक है, अब जब उन्होंने ये लिख के दिया तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने बोला भाई आपको क्या चाहिए हमें बताओ। ठीक है, तो इन्होंने बोला बियोहर राम मनोहर सिन्हा जी ने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को क्या करो कि मैं खाली इस पर एक साइन करना चाहता हूँ, तो कहीं पे थोड़ी सी जगह पे मुझे साइन करने दो। तो बस उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे एक साइन कर दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना कि जो बियोहर राम मनोहर सिन्हा है, इन्होंने साइन करा था प्रियम्बल पर। ठीक है, इन द ओरिजिनल प्रियम्बल पे, जो अभी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है वो नहीं। ठीक है, ओरिजिनल पे साइन करा था। ठीक है, चलो अब देखते हैं इंस्पायरेशन। अच्छा, जो प्रियम्बल है, सबसे पहले इंस्पायरेशन कहाँ से मिली हमें, मतलब किसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिली, क्योंकि हमें पता है कि हमने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने काम करा है, हमने दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। ठीक है, कुछ ना कुछ पोर्शन हमने लिया है। तो हमें जो इंस्पिरेशन मिली थी प्रियम्बल लिखने की, वो कैसे मिली थी। ठीक है, देखते हैं वो कैसे मिली थी। देखो, इंस्पिरेशन फॉर द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें मिली थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे मिली थी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा पहला देश था, ठीक है, पहला मतलब अमेरिका ही एक ऐसा पहला देश था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, पहली बार प्रियम्बल लेके आए थे ये। अच्छा, वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद प्रियम्बल, जिसने प्रियम्बल से शुरुआत करी थी। अच्छा, तो इसके पीछे पीछे फिर अमेरिका के पीछे पीछे फिर बहुत सारे लोगों ने अपना प्रियम्बल रखने शुरू कर दिया अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, एज पर N.A. पालकीवाला, प्रियम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो हमें इंस्पायरेशन कहाँ से मिली, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। अब देखो ये N.A. पालकीवाला थे एक, ठीक है, ये एक बहुत बड़े लॉयर थे। ठीक है, बहुत बड़े लॉयर थे ये, हालांकि थोड़े से हकलाते थे, लेकिन ये बहुत ही बड़े लॉयर थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट एक केस में अपने स्टेटमेंट में दी थी। ठीक है, तो देखो इन्होंने प्रियम्बल के बारे में क्या बोला था, इन्होंने प्रियम्बल के बारे में बोला कि प्रियम्बल जो है हमारा, जो इंडिया का प्रियम्बल जो है, वो है आइडेंटिटी कार्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आपका होता है ना आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आप किसी ऑफिस में वर्क करते हो तो आपका हाँ कि भाई हाँ ये इस कंपनी में एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, मतलब हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है कि हाँ उसमें ये फैक्टर हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें अब देखेंगे कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल, कि हमारे प्रियम्बल के कंपोनेंट क्या क्या है। कंपोनेंट बोले तो मैं सिंपली बोलूँ तो इंग्रेडिएंट्स, मतलब किस किस से मिलके बना है, क्या ऐसे सोर्सेज हैं, क्या चीज़ें हैं ऐसी। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, बेसिकली उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला है हमारा सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज अभी ऊपर बताया था, सोर्सेज कौन, सिटीजन ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। देखो तो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ, प्रियम्बल देखो, तो सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है, जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इतना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये हमारा सोर्सेज है, पहला पॉइंट है, पहला कंपोनेंट है। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, देखो इसमें क्या बताता है, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। ठीक है, इसमें कि नेचर कैसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कि क्या क्या बात हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रख के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ बनाने हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें बताता है। देखिए जैसे कि ये सोवरेन, किसी की सोवरेन पे कोई वो ना हो, सोशलिस्ट हो,
सेक्युलर है, किसी धर्म की अवहेलना ना हो, सारे धर्म इक्वल हो, ठीक है। और डेमोक्रेटिक, तो हमारे यहाँ कौन सा डेमोक्रेटिक है, कमेंट में बताना। 2 टाइप की डेमोक्रेटिक होती है, आप मुझे बताना कि हमारे देश में कौन सी है, ठीक है, कमेंट करके। तो ये हो गया हमारा सेकंड पोर्शन, सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कंपोनेंट हो गया। अब देखो तीसरा कंपोनेंट क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो हमने ये बनाया है प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल में जो एक पोर्शन है, मतलब ऑब्जेक्टिव, तो जो हमारा प्रीएम्बल है ये एक ऑब्जेक्टिव भी बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्या बताता है, देखो कि जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन, ये हमारा थर्ड पोर्शन हो गया, थर्ड पोर्शन हो गया, ठीक है। अब देखो चौथा पोर्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन, कि हमने कब लिया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कब कब उसे फोर्स में लाए थे, ठीक है। तो देखो कब बना था, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। कब, 26 नवंबर 1949। जिसने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं उन्हें पता होगा कि कैसे कैसे बना था और कितना टाइम लगा था, और जिसे पता है कि कितना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए, तो ये 4 पोर्शन थे, कौन कौन से थे, पहला था ये सोर्सेस, ठीक है। दूसरा था हमारा नेचर, कैसा नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को बताता है। तीसरा पोर्शन हमें बताता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या चाहता है, क्या एम है, ठीक है। और चौथा पार्ट हमें बताता है कि कब हमने इसे लिया था, कब हमारे फोर्स में आया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कीवर्ड्स और कोर वैल्यूज ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है। कीवर्ड्स मतलब वही ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, कीवर्ड्स मतलब ऐसे कौन सी अहम बातें हैं हमारे प्रीएम्बल की। देखो जैसे भी दिखा देता हूँ मैं, ये है हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, एकता, अनेकता में एकता, ठीक है। और हमारा देश बोलते हैं ना अनेकता में एकता, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और सब एक मिलजुल के रहते हैं, तो इसे बोलते हैं अनेकता में एकता, ठीक है। जस्टिस, सबको यहाँ जस्टिस मिलता है, ठीक है। डेमोक्रेसी कौन सी है, दोबारा बोल रहा हूँ, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। 2 टाइप की होती हैं, मुझे बताना कौन सी है हमारे यहाँ। दूसरा है सोवेरेंटी मतलब सुप्रीमेसी, हमारा देश क्या है, किसी के अधीन नहीं है, ठीक है। अगर हमारा देश कुछ करना चाहे तो कोई सा भी देश उसके आगे नहीं आ सकता, ठीक है, सुप्रीम है, मन मर्जी का मालिक है अपना, ठीक है। सोशलिज्म, मदद करता है, सोशलिस्टिक है, ठीक है। और सेक्युलरिज्म, सेक्युलर देश है हमारा, बताया था ना सेक्युलर मतलब होता है सभी धर्मों का एक समान सम्मान करना, ठीक है, सभी धर्म एक समान है। रिपब्लिक मतलब कि चाहे कोई भी हो, चाहे छोटे से छोटा इंसान हो, चाहे बड़े से बड़ा इंसान हो, सभी को इक्वल राइट्स हैं, कि कोई भी पावर में आ सकता है। जैसे कि हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एग्जांपल देते हैं, मोदी जी का, है ना। वो क्या थे पहले, पास्ट कैसा था उनका, आपको सभी को पता है। पहले वो एक टी स्टॉल लगाया करते थे, लेकिन आज वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो देश है रिपब्लिक है, अगर हम मेहनत करें तो हम कोई सी पोस्ट पा सकते हैं, सब इक्वल हैं, ठीक है, ये चीज़ें। अब देखो ये लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, वही आज़ादी, एकता और भाईचारा, ठीक है। सभी को सब काम करने की आज़ादी है, हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो भी किसी कारण से लगा हुआ है, ठीक है। इक्वालिटी, सब एक है, सब धर्मों के लोग एक है, ठीक है। और सभी को इक्वल सपोर्ट मिलता है, ये नहीं कि इस स्टेट में किसी एक धर्म को माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं, सभी स्टेट में, इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया इक्वालिटी है हमारे देश में, ठीक है। और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, आपस में भाईचारा है, अलग अलग धर्मों में भी भाईचारा है, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, चलिए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सोवरेन। देखो सोवरेन, अभी मैंने बताया था ना, सोवरेन क्या होता है, सुप्रीम, कि अगर हमारा देश कुछ करना चाहे तो कोई सा भी देश उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कि हमारा देश जो मन चाहेगा वो करेगा, ठीक है। ये नहीं कि कोई बोल रहा है कि जैसे कोई बाहर से देश बोल रहा है
कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, ये ऐसा नहीं करना आपको, तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि जो हमारा देश है वो सुप्रीम है, सोवरेन है। सोवरेन मतलब आज़ाद है, किसी के ऊपर बंदिश नहीं है, ठीक है, किसी के अंदर नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, ये चीज़ है। देखो, सोवरेनिटी इज़ द फुल राइट एंड पावर ऑफ अ गवर्निंग बॉडी ओवर इटसेल्फ, मतलब कि किसी एक देश के पास, किसी एक गवर्निंग बॉडी के पास क्या है, फुल पावर है, वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। इटसेल्फ, फुल पावर ऑफ गवर्निंग बॉडी ओवर इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप के ऊपर पूरी शक्ति है, किसी का ऊपर, मतलब वो किसी के ऊपर अधीन नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने आप इंडिपेंडेंट है, ठीक है। विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, वो जो चाहे निर्णय ले सकता है, ठीक है, कोई भी उसे बाहर से इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसके निर्णय में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ये चीज़ है। फ्रॉम द आउटसाइडर, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ अपना रूल्स बना लें कि भाई साहब अब क्या होगा कि कल से ऐसा ऐसा होगा, बाहर वाले देश हमारे मिल के बोले कि हमारे अवेल ना करें, ठीक है, हमें रोकने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो हमें रोक नहीं सकते, भले चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन हमें रोक नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हम क्या है, सोवरेन स्टेट है। अब देखो, जो सोवरेनिटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। देखो, जो इंटरनल सोवरेनिटी होती है वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, देखो, टू स्टैब्लिश लॉज फॉर इटसेल्फ, मतलब हमने हमने अपने ही देश के लिए लॉज बनाए हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ही देश के लिए लॉज बनाते हैं हम, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या होता है, टू मेक आउटसाइड रिलेशन, मतलब हम दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं, रिलेशंस बनाते हैं। जैसे कि हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे अभी G7 हुआ था, तो G7 में हमने अपना नाम लिखवाया था, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारे देश मिलकर आपस में एक संगठन बनाते हैं, तो वो होते हैं एक्सटर्नल रिलेशंस, एक्सटर्नल सोवरेनिटी। और हम जो अपने देश के लिए अंदर हम जो रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, वो होता है हमारा इंटरनल सोवरेनिटी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एज अ सोवरेन कंट्री, इंडिया कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट इन फेवर ऑफ एनी अदर कंट्री। देखो, हमारा देश क्या है, सोवरेन है, आज़ाद है, किसी के अधीन नहीं है, तो इस तौर पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अपने अंदर एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फॉरेन स्टेट को अपने अंदर एक्वायर कर सकते हैं, मतलब उस पर कब्जा कर सकते हैं। कब्जा ये नहीं कि भाई लड़ाई वड़ाई करके कर लिया कब्जा, अगर ऐसा भी हुआ तो लड़ाई करके भी कोई बात होगी, पॉइंट होगी, तभी होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम किसी भी फॉरेन स्टेट को, किसी भी और अदर आउटसाइड वाली स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। और सीड, सीड मतलब कि अपनी कोई टेरिटरी किसी को दे भी सकते हैं, अगर हम अपना मन से दे सकते हैं तो, ठीक है, मतलब मतलब किसी के ऊपर हम अधीन नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कि हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम चाहे किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, किसी की टेरिटरी को, या फिर हम अपनी टेरिटरी किसी को दे भी सकते हैं अपनी मर्जी से, ये बात है। इंडियाज़ मेंबरशिप, अब देखिए इंडियाज़ की जो मेंबरशिप है, इंडिया की जो मेंबरशिप वो किस किस के साथ है। देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, तो जो यूएनओ के साथ हमारी जो मेंबरशिप है वो हमारे आज़ादी से भी पहले है, सिंस 1945 से हमारी जो यूएनओ के साथ है मेंबरशिप है, ठीक है। यूएनओ क्या है, यूएनओ है, देखो ये क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, देशों, बहुत सारे, जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी वो आ जाती है, पेंडेमिक आ जाते हैं, जैसे कोई अभी कोविड आया था, तो यूएनओ ने बहुत सारे देशों की मदद करी, जिन जो थोड़े फाइनेंशियली वीक थे, ठीक है। तो आपदा में ये करता ही रहता है, मतलब मदद ना, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अगर, तो इसमें हमारी जो है हिस्सेदारी 1945 से है हमारी, इसमें हिस्सेदारी ना, मेंबरशिप हमारी। और आपको पता है कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ मैंने किस में पढ़ाया था, कॉमनवेल्थ सेकंड चैप्टर में, आपको पता होगा, ठीक है। अब जो कॉमनवेल्थ भी हमारा वो है, हिस्सेदारी मेंबरशिप है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, नो वे कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेशन ऑन सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। देखो क्या हुआ था, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हमारा देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद ये क्वेश्चन उठा था कि जो कॉमनवेल्थ है, ठीक है, जो कॉमनवेल्थ है किसका है, वो ब्रिटेन का ही है, ठीक है। तो जो कॉमनवेल्थ है ऑर्गेनाइजेशन, क्या हमें उसमें पार्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे क्या बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने बोला जी बिल्कुल लेना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं लेंगे, हम तो लेंगे, ठीक है। तो फिर जो बहुत और जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने बोला कि अगर हम उसमें पास, हम तो बड़ी मुश्किल से एक तो उनसे आज़ाद हो पाए हैं, ठीक है, उनके चंगुलों से निकल पाए हैं, और अब हम फिर उन्हीं के पास जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बोला, तो फिर उन्होंने क्या बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने बोला कि अब हम क्या हैं, अब हम सोवरेन स्टेट हैं, ठीक है, अब हमारी मर्जी है तो हम उसमें जाएंगे, अगर मर्जी नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हमारे ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, अब हम सोवरेन स्टेट हैं, हम जब चाहें उसे छोड़ सकते हैं और जब चाहे उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, ठीक है।
तो नो वे कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है ऑन सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। अगर हम उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, उसका मेंबरशिप भी लेंगे, तो हमारे सोवरेनिटी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, हम आज़ाद हैं। तो ये इसमें बोला। चलिए अब हम आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सोशलिस्ट। हम सोशलिस्ट हैं। देखो सोशलिस्ट का जो जनरल मीनिंग होता है, ये होता है कि इक्वालिटी लाना, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ऑन द फाइनेंशियल ग्राउंड, इक्वालिटी लाना फाइनेंशियल ग्राउंड पर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, देखो कोई रिच मैन है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी हमारी, उससे प्रॉपर्टी लेके, थोड़ी सी उससे प्रॉपर्टी लेके हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, गरीबों में बांट देगी, ठीक है, पुअर में उनकी मदद करेगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम सोशलिस्ट। हमारी जो देश है सोशलिस्ट है, ठीक है। अब ये हमारा जो है सोशलिस्ट, ये हमारे प्रियम्बल में पहले नहीं था, ठीक है। अभी जैसा मैंने आपको प्रियम्बल दिखा के बताया था ना कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए थे, 3 वर्ड्स कौन कौन से थे, उसमें पहला ये वाला था, ठीक है। तो सोशलिस्ट हमारा जो आया है वर्ड, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कब आया था, ये 1976 में ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। अब देखो सोशलिस्ट कंटेंट आर इम्प्लिसिट इन DPSPs आर्टिकल 36 to 51 बट 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इस एक्सप्लिसिटी। मतलब कि देखो मैं बताता हूँ, ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा सोशलिस्ट कंटेंट है, मतलब कि सोशलिस्ट जो वर्ड है वो पहले से ही हमारे DPSP में था। अब बोलोगे आप DPSP क्या होता है, ठीक है, DPSP होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। मतलब कि देखो अभी मोटा मोटा बता देता हूँ कि DPSP क्या होता है। देखो DPSP एक ऐसी चीज़ होती है जिसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान में रखकर लोगों के लिए रूल्स और लॉज बनाती है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिनके जो गवर्नमेंट है वो उसे वो नहीं कर सकती, मतलब उसका वायलेशन नहीं कर सकती। हालांकि ये अगर वो वायलेशन कर देते हैं तो उसका कोई एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब कि वो अगर वो कोई वायलेशन कर देते हैं तो एप्लीकेबल नहीं है कि वो कोर्ट जाए, ठीक है, उसे अपील करें, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन DPSP होता है कि इसको मद्देनज़र रखते हुए, इन कुछ रूल्स रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कर सकते हो, लॉज बनाओगे जिससे कि किसी भी इंसान को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी DPSP। इसका एक आगे चैप्टर है, आई थिंक 7 चैप्टर है, तो वो 7 चैप्टर में आपको कराऊंगा। तो अभी आप इतना देख लीजिए कि DPSP होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं स्टेट्स के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि वो लॉ इनेक्ट कर सके इनका इस्तेमाल करके, ठीक है। जैसे जो कॉमन पीपल हैं या फिर कोई भी इंसान है, सिटीज़न है, उसे कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो DPSP ये पहले हमारे DPSP में थे, और लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये हमने अपने प्रियम्बल में भी इम्प्लीमेंट कर दिया। ये हमारे DPSP में भी है और ये हमारे प्रियम्बल में भी आ गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये बोला इसने। अब देखो इंडियन सोशलिज्म। अब इंडियन सोशलिज्म कैसा है? मैक्सिज्म प्लस गांधीज्म, हेवनली लीनिंग टूवर्ड्स गांधीज्म। स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन GB पंत यूनिवर्सिटी वर्सेस UP केस, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक बार एक केस हुआ था GB पंत यूनिवर्सिटी वर्सेस UP केस, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो हमारी इंडिया है, जो हमारा इंडिया का सोशलिज्म है, वो कैसा है, गांधीज्म, मतलब गांधी जी की सोच पे है, गांधी जी और मैक्सिज्म की सोच पे है कि हम वॉयलेट नहीं करेंगे, हम वॉयलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। उसी की सोच पे हमारा जो है ये बना हुआ है सोशलिज्म, ठीक है। तो ये इसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने GB पंत यूनिवर्सिटी वर्सेस UP केस में, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा सोशलिज्म होता है वो कुछ टाइप का होता है, देखो मैं बता देता हूँ। देखो एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब देखो जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है, इसमें क्या होता है, तो ये स्टेट, इसमें होता है स्टेट सोशलिज्म, मतलब कि ये बेसिकली हमारा चाइना बोलो, ठीक है, और मेरे ख्याल रशिया में, चाइना और रशिया में होता है ये। इसमें क्या होता है कि एक हम जैसे हम पीपल, हम सिटीज़न है, तो वहाँ के जो सिटीज़न होंगे
तो वहाँ पे कोई अपनी एक प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते। हालांकि वो काम सारे करेंगे, लेकिन उनके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी। जितनी प्रॉपर्टी होगी वो स्टेट की होगी, उस देश की होगी, ठीक है। उसे ओन नहीं कर सकते, उसे प्राइवेट नहीं कर सकते, अपनी नहीं बना सकते खरीद के, ठीक है। उसमें वो भले काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, उन्हें अपने पास रखेंगे, लेकिन एट द एंड वो सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी? स्टेट की होगी, ठीक है। तो ये हमारा चाइना और रशिया में होता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है? इंडिया में हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब कि अगर हम देखो इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मतलब कि हमारे यहाँ मिक्सअप है। देखो, मिक्स इकोनॉमिक मॉडल। मिक्स इकोनॉमिक मॉडल मतलब कि यहाँ पे पब्लिक भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो गवर्नमेंट की हैं, ठीक है। जैसे रेलवे है ना, रेलवे किसका है? गवर्नमेंट का है, ठीक है। अब प्राइवेट में जैसे आपने होटल वगैरह हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गई बहुत सारी, तो यहाँ पे प्राइवेट भी है। तो यहाँ पे दोनों मिलके काम करते हैं। डेमोक्रेटिक सोशल में दोनों मिलके काम करते हैं। तो हमारा ऐसा है जिससे कि हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है हमारे सोसाइटी को एनहेंस करने में, उसे डेवलप्ड करने में, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जो हमारा कम्युनिस्टिक होता है उसमें हम प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होता उसमें। लेकिन हमारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, वो जो हमारे इंडिया में लगा हुआ है, कौन सा सोशलिज्म में? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी भी ओन कर सकते हैं और यहाँ पे दोनों मिलकर अपनी क्या करते हैं? देश को इंक्रीज करते हैं। चलो अब देखते हैं सेक्युलर। अच्छा, सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब क्या होता है? देखो, सेक्युलर का मतलब होता है, अभी मैंने पीछे बताया था, सेक्युलर का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान, एक समान। मतलब सारे के सारे धर्म एक हैं इन द सेंस कि सारे के सारे धर्म को हम इक्वली प्रोटेक्शन देते हैं, इक्वल ही महत्व देते हैं, ठीक है। हमारी कोई इंडियन स्टेट ऐसी नहीं है कि हमने भाई एक धर्म को बहुत ही ऊपर बिठा रखा है और वो एक को बहुत नीचे, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं। ये होता है हमारा सेक्युलर, ठीक है। अब देखो, ये भी एक ऐसी टर्म है जो हमारे 42nd अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू ही आई है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। देखो, 3 बताई थी ना मैंने, एक सोशलिस्टिक थी, एक सेक्युलर थी, एक इंटीग्रिटी थी, तो दूसरी ये वाली है, ठीक है। तो ये भी हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही आई है। दो नॉट मैंशनड ओरिजिनली इन प्रियम्बल। हालांकि प्रियम्बल में मैंशन नहीं थी पहले, लेकिन ये आई है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये क्या बोल रहा है? सेक्युलर स्टेट, देखो, प्रियम्बल सुप्रीम कोर्ट 1974 सेक्युलर स्टेट वॉज इम्प्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 25-28। देखो, ये क्या बोल रहा है कि बाद में इसे इम्प्लीमेंट करा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। कौन सा आर्टिकल में? 25 से 28 में, ठीक है। ये बोल रहा है। अब देखो, पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये भी हमारा क्या है? सेक्युलर क्या है कि आप सेक्युलरिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते, उसके ऊपर कोई भी इसकी वायलेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्ट्राइन है, प्रिंसिपल है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और मैंने क्या बताया था पिछले से पिछली वीडियो में, मतलब सेकंड चैप्टर वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा रूल, कोई सा भी ऐसा रेगुलेशन अगर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेगा तो वो खुद ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारा सेक्युलर है, ये भी हमारा क्या है? सेक्युलरिज्म क्या है? हमारा एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर इसका कोई भी वायलेशन नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो, कुछ कंट्रीज़ में देखो क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ होती हैं एथिस्ट और कुछ होती है थियोक्रेटिक। अच्छा, आपने बता तो दिया ये एथिस्ट होती है, थियोक्रेटिक होती है, लेकिन ये होती क्या है? देखो, जो एथिस्ट होती है ये होती है नो कल्चर एंड रिलीजन। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो किसी भी धर्म का वो नहीं मानती कि भाई हम तो सब एक हैं, मतलब हम किसी भी धर्म का पालन नहीं करते, हम तो ऐसे ही हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कोई सा भी धर्म नहीं माना जाता। अच्छा, और कुछ होती है थियोक्रेटिक, मतलब कि स्पेसिफिक रिलीजन्स, मतलब कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही महत्व देती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हो पाकिस्तान, ठीक है। वो क्या बोलते हैं? हमारे जो देश है वो क्या है? इस्लामिक कंट्री, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक स्पेसिफिक रिलीजन को ही महत्व देते हैं। तो ये चीज़ है। अब देखो, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ऑल रिलीजन हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। मतलब कि जो इंडिया है, इंडिया में क्या है? पॉजिटिव थिंग ये है कि जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो क्या है कि यहाँ पर हर रिलीजन्स का जो स्टेटस है वो क्या है? इक्वल है,
सभी को इक्वल सपोर्ट किया जाता है हर स्टेट के द्वारा, ठीक है। ये नहीं कि कोई एक स्टेट में हिंदू को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, एक स्टेट में मुस्लिम को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पूरे भारत में, क्या है, आप किसी भी स्टेट में हो, ठीक है, सभी स्टेट में इक्वल महत्व दिया जाता है हर धर्म को, ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं। अब देखो, मैं एक डिफरेंस और बताता हूँ हमारे सेक्युलरिज्म में और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में। वेस्टर्न मतलब कि वेस्टर्न साइड की कंट्रीज़ के सेक्युलरिज्म में क्या क्या डिफरेंस है। देखो, दो डिफरेंस है और मैं बताता हूँ। देखो, एज अ सेक्युलर स्टेट इंडिया डज नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। देखो, हमारी इंडिया क्या सेक्युलर स्टेट है, तो हमारा कोई भी एक स्टेट रिलीजन नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना पाकिस्तान, कि वो क्या इस्लामिक स्टेट है, तो हमारा ऐसा कोई इंडिया कोई ऐसा स्टेट रिलीजन नहीं है। इंडिया सारे धर्मों का पालन करता है, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। और इंडियन सेक्युलरिज्म एंश्योर्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन अनलाइक द वेस्टर्न मॉडल ऑफ द सेक्युलरिज्म वेयर स्टेट एंड रिलीजन शेयर नो रिलेशनशिप। मतलब कि इंडिया क्या करता है, सारे धर्मों का, इंडिया सेक्युलरिज्म सारे धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। हालांकि जो वेस्टर्न मॉडल है, मतलब जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है, वो कैसा है, वो स्टेट और रिलीजन, मतलब स्टेट रिलीजन के बेस पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कोई रिलेशनशिप है ही नहीं उसमें स्टेट और रिलीजन में, ठीक है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारा सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है, सबको इक्वल सम्मान मिलता है, सारे धर्मों को, ये चीज़ है। अब देखो, चौथा पॉइंट आता है हमारा डेमोक्रेटिक। क्या आता है, डेमोक्रेटिक। चलो देखते हैं। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अच्छा, अब जो ये डेमोक्रेटिक वर्ड है, डेमोक्रेटिक मतलब बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं ना, डेमोक्रेसी की कर रहे हैं, तो जो डेमोक्रेटिक वर्ड है ना, तो वो हमारा डेमोक्रेटिक आया है ग्रीक वर्ड से। क्या वर्ड है वो ग्रीक, वो है डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया वर्ड से हमारा डेमोक्रेटिक आया है, ठीक है। ये डेमोक्रेटिया क्या है, ग्रीक वर्ड है। अच्छा, अब जो ये ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेटिया, इसमें दो वर्ड से मिलके बना है, एक है डेमो और एक है क्रेटिया। तो देखो, डेमो का मतलब क्या है, डेमो का मतलब है पीपल, ठीक है, और क्रेटस का मतलब क्या है, रूल, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, पीपल्स का रूल, मतलब कि उसके सिटीजन, उसके उस देश के लोगों का रूल, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो इट इम्प्लाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ द पॉपुलर सोवरेनिटी एंड पोजेशन ऑफ द सुप्रीम पावर बाय द पीपल। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे लोगों के पास पावर होती है सबसे ज़्यादा। सुप्रीम कौन होता है, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, लोगों के पास होती है। लोग चाहे तो एक इंसान को नीचे से उठाकर अपनी एक हाईएस्ट पोस्ट पे बिठा दें, और लोग चाहें तो ऊपर से उठा के उसे नीचे गिरा दें। तो सारी की सारी पावर यहाँ पे किसके पास होती है, लोगों के पास, पीपल के पास, उस देश के लोगों के पास, जैसे कि हमारे यहाँ है डेमोक्रेटिक, ठीक है। देखो, इंडियन डेमोक्रेसी बोलते हैं हम, तो इंडियन डेमोक्रेसी में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, कौन सी डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है बेसिकली, कौन कौन सी, एक होती है पार्लियामेंट्री और एक होती है प्रेसिडेंशियल, ठीक है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव समझते हो, जितने भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, तो जब रूलिंग पार्टी जीत के जाती है तो उसके कुछ मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं और उन्हें मिनिस्टर बनाया जाता है, एक कैबिनेट का एक मिनिस्टर, ठीक है। तो 70-75 आदमी ऐसे होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये जो 70-75 आदमी होते हैं, ये जवाबदेह होते हैं लेजिस्लेचर को, मतलब कि ये बाकी लेजिस्लेटिव जो अपोजिशन पार्टी है उन्हें जवाबदेह होते हैं। जो रूल्स बनाने वाली बॉडी है ना, लेजिस्लेचर, कौन बनाता है रूल्स, पार्लियामेंट बताती है। तो ये जवाबदेह होते हैं कि भैया आप ये पूछते हैं इनसे क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव बॉडी इनसे क्वेश्चन पूछती है एग्जीक्यूटिव से कि भाई साहब आपने ये काम तो करा, अब मुझे बताओ कि आपने ये काम क्यों नहीं करा। अच्छा, ये काम अगर आपने करा तो क्यों करा, और इसके लिए मतलब कि कैसे कैसे करा आपने, ठीक है। तो उनके पास पूरा हक है, लेजिस्लेटिव बॉडी इनसे क्वेश्चन करेगी और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगी तो क्या हो जाएगा, तो डिसॉल्यूशन हो जाएगा इनका, ठीक है। फिर जो अपोजिशन पार्टी है वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ करके यहाँ पे अपनी सरकार बना लेगी, ये चीज़ है। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप खाली इतना समझो, इंडियन डेमोक्रेसी कौन सी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराते हैं, और लेजिस्लेटिव क्या होते हैं, जो रूल्स लॉ बनाते हैं। तो ठीक है, तो जो लॉ इम्प्लीमेंट कराते हैं वो जवाब दे होंगे लॉ बनाने वाले को कि आपने ऐसा ऐसा, हमने ऐसा ऐसा कहा था, आपने ऐसा ऐसा क्यों नहीं करा, बताओ, और आपने ये वादे करे तो ये वादे क्यों नहीं निभाए आपने। तो ये चीज़ है। अब देखो, हम डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है, डेमोक्रेसी होती है हमारी दो टाइप की, कौन कौन सी,
डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो हम सबसे पहले देखें डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी होती है। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है उसे हम प्योर डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच सिटीजन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट जो ग्राउंड लेवल से लोग हैं वही जाते हैं कि भाई साहब हमें ऐसा ऐसा है, हमें तो ऐसा ऐसा करके दो आप, हमें तो ये रूल चाहिए हमारे फेवर में। मतलब कि यहाँ पे पावर, कंप्लीटली पावर किसके पास आ जाती है? पीपल्स के पास, इंसानों के पास। ठीक है, कि वही जाके वहाँ जाके रूल बनवा के आएंगे। ठीक है, हम 4-5 लोग मिल के मतलब कि वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे भाई साहब हमें ऐसे ऐसे रूल्स चाहिए, और वो जाएंगे सीधा वहाँ पे, जैसे हमारे पार्लियामेंट होती है लॉ बनाने के लिए, तो वहाँ पे सीधा जाएंगे और बोलेंगे भाई देखो हमें ऐसा ऐसा चाहिए, आप हमें बताओ आप हमें दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ये चीज़ है। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पर होता है? स्विट्ज़रलैंड में होता है कि जो वहाँ के सिटीज़न हैं वो डायरेक्ट लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो हमारे यहाँ कौन सी है? हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो इसमें क्या होता है, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट को भी हम यही बोलते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम एक नाम ये भी बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी कौन सी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो देखो इसमें क्या होता है, इज अ सिस्टम इन विच सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ्स। मतलब कि इसमें क्या करता है कि जो इंसान है, मतलब कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इंसान है, कोई पीपल है, अभी क्या करेंगे ये करके ये एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया। अब ये रिप्रेजेंटेटिव जाके लोकसभा में बैठेगा। ठीक है, लोकसभा में बैठेगा और इनके बिहाफ पर मतलब इनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा। मतलब कि डायरेक्ट तो लोग नहीं बात कर रहे। ठीक है, यहाँ पे लोग डायरेक्ट बात नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे कौन कर रहा है? उनके लोगों के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव जाकर ऊपर जाके बात कर रहा है, लॉ बना रहा है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ये पीपल है, ये डायरेक्ट ही जाएंगे भाई साहब, ये डायरेक्ट ही जाके बैठेंगे, यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, हमें ये चाहिए, ठीक है सुन रहे हो सुन लो, नहीं सुन रहे हो तो हम उठा के फेंक देंगे आपको, ऐसा। और लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उसके बाद वो जाकर हमारे बिहाफ पर बात करता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब देखो इनडायरेक्ट भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? पार्लियामेंट्री बताया था मैंने ऊपर, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो जो पार्लियामेंट्री है वो हमारे इंडिया में है। ठीक है, पार्लियामेंट्री हमारे इंडिया में है, और जो प्रेसिडेंशियल है वो हमारे यूएसए में बता रहा हूँ, अमेरिका और यूएसए में लगी हुई है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, आगे बताता हूँ। तो पार्लियामेंट्री में बता देता हूँ। देखो पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि हम लोगों के पास पावर होती है कि हम अपना एक सुप्रीम कौन होता है देश का? बताओ। हम एक देश का सुप्रीम होता है उसका प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम अपने प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल में क्या होता है बताओ? प्रेसिडेंशियल में ये होता है कि लोग एक प्रेसिडेंट को चुनेंगे और उसके बाद वो हर एक मिनिस्टर को चुनेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पहले तो जो हमने जो मेंबर बिठाए, एमपीएस बिठाए, और लोकसभा वाले मेंबर वो क्या करेंगे, उसमें से एक वो वहीं खड़े हैं तो उसमें वोटिंग करेंगे, तो जो उसमें जीतेगा वो प्रेसिडेंट बना देंगे। अब वो प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक जो रूलिंग पार्टी मतलब जिसकी मेजॉरिटी होगी उसमें से एक लीडर चुनने को बोलेगा उस पार्टी को, तो उस पार्टी में से एक लीडर चुनेंगे तो उसे वो पीएम बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें लोग ही चुनते हैं। यूएसए में क्या करते हैं, लोग ही चुनते हैं, हर एक मिनिस्टर को लोग चुनते हैं और प्रेसिडेंट को भी लोग चुनते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखो डिवाइसेस मतलब क्या, कि मतलब कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसे टर्म, कुछ ऐसे प्रोसेस जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होते हैं। देखो क्या है, पहला है रेफरेंडम। ठीक है, रेफरेंडम में क्या होता है? देखो रेफरेंडम में होता है कि सरकार क्या करती है, लोगों से क्वेश्चन करती है। ठीक है, लोगों से क्वेश्चन क्या बोले, या फिर बोल सकते हैं वोट करती है। अगर उन्हें किसी चीज़ पे फैसला लेना है, ठीक है, सपोज करो उन्हें किसी चीज़ पे फैसला लेना है कि हम हमारा जो देश है उसे आधा आधा बांट दें। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए तौर पे लिया है। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, अब ये जो रेफरेंडम है, रेफरेंडम प्रोसीजर फॉलो होगा। तो ये क्या करेंगे, लोगों से वो कराएंगे वोट। अब जब लोग वोट करेंगे तो अगर 50% से ज़्यादा वोट यस मतलब यस नो में बोलेंगे, हाँ भाई इसका करा दो और नहीं कराओ। अगर
50% से ज़्यादा वोट येस की फॉर्म में पड़ गया तो देश अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पड़े, अगर कम रह गया, अगर नो में हुआ तो नहीं होगा। तो ये चीज़ होता है, मतलब कि डिसीजन लेने के लिए वो क्या करते हैं, रेफरेंडम का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को डायरेक्ट वोट करते हैं। चलो ये होता है। अच्छा, इनिशिएटिव मतलब देखो कि लोग वहाँ पर खुद ही, मेथड बाय मीन्स ऑफ विच द पीपल कैन प्रपोज, जहाँ पर लोग खुद ही अपना बिल प्रपोज करके जाते हैं, मतलब बना के जाते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब हमने ये बिल बनाया है, मतलब कि हमें ये चाहिए, अब आप देख लो इसे पास कैसे कराना है, अब आपको पास कराना है इसे, हमने तो ये जान लिया, हमें तो ये चाहिए, ठीक है। अब आप देखो इसे पास कैसे कराना है, पास कराने का काम आपका है, हमने आपको ऊपर बिठाया है, ठीक है। अगर नहीं कराओगे तो हम आपको उतार देंगे, ये चीज़ है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पीपल्स कैन प्रपोज अ बिल, अपने अपने तो नहीं, लेकिन वो कर लेते हैं कि हमें भाई ये चाहिए, आपने हमने आपको इसलिए बिठाया कि आप हमारी विशेष को पूरा करें, तो ये चीज़ है, वरना हम आपको उतार देंगे। अब देखो रिकॉल मतलब अगर कोई मिनिस्टर या कोई भी प्रेसिडेंट, पीएम वगैरह कोई भी अगर इनकी बात नहीं मानता, किनकी पीपल्स की बात नहीं मानता, ठीक है, इनडायरेक्ट में तो मतलब डायरेक्ट में, तो क्या होता है, ये लोग बोलेंगे भाई हमने तो ये ऊपर चढ़ाया था ना, चल आजा नीचे आजा, तेरा कोई काम नहीं तो हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा। देखो, मेथड बाय मीन्स ऑफ विच द वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरिंग ऑफ हिज टर्म, मतलब कि उसके टेन्योर पूरा होने से पहले ही उसे उतार सकते हैं। क्यों उतार सकते हैं, अगर वो उनका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई अगर तू हमारा काम नहीं करेगा ना तो आजा भाई नीचे आजा, हम किसी और को बैठा देंगे, किसी और को बुला लेंगे, हम दोबारा वो करा लेंगे, तो वो दोबारा वो कर देंगे, हम रिकमेंड कर देंगे, मगर तू नीचे आया तो हमारा काम नहीं करके दे रहा। तो ये चीज़ है। अब देखो एक होता है प्लेबिसाइट। देखो प्लेबिसाइट क्या होता है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, इट इज़ जनरली यूज टू सॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। देखो ये क्या होता है, अगर मैं एक हिंदी में आपको बताऊं तो मतलब लोगों से, गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से जाके पूछती है कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकती है, तो उनका फेवर मांगती है। अगर वो कहते हैं हाँ चलो ठीक है हम आ जाते हैं, ये है वो है। तो देखो एक एग्जांपल लेके बात समझाता हूँ आपको। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, अब उसमें एक पीओके है, ठीक है। अब जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उन लोगों के पास जाएगी, पीओके वालों के पास, उनसे पूछेगी कि भाई साहब आपको क्या इंडिया के साथ आना है, अगर आपको इंडिया के साथ आना है तो इंडिया के साथ आ जाओ, ठीक है। उनसे जाके पूछेगी, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या, अगर लोगों की मर्जी हुई तो वो इंडिया के साथ आ जाएंगे, अगर नहीं हुई तो नहीं आएंगे। तो इसे बोलते हैं प्लेबिसाइट, मतलब कि पूछना, लोगों की सहमति लेना, ठीक है, ओपिनियन जानना उनका, ये चीज़ होता है। अब देखो मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। मैनिफेस्टेशन मतलब कि हम करते तो हैं लेकिन हम किस हिसाब से अपना जो बोल सकते हैं लीडर किस तरह से चुनते हैं, ठीक है, कैसे हम रियलाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अब देखते कैसे। देखो एक होता है यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज, मैंने बताया था 3rd चैप्टर में बताया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। तो फिर से बता देता हूँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। यहाँ पर 18+ या फिर 18 उम्र के जितने भी लोग होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। वोट देने का अधिकार होता है और सबके वोटों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। तो ये होता है हमारा एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये से बोलते हैं कि हम एक तो इसके थ्रू हमारा मैनिफेस्टेशन होता है इंडियन डेमोक्रेसी का, ठीक है। और पीरियोडिक इलेक्शन बोलते हैं ना, हर 5 साल के बाद क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, ठीक है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते, क्यों होते हैं, क्योंकि अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो वो 5 साल के बाद खुद ही उतर जाएगा। अब जब वो उतर देगा वहाँ से, अपनी कुर्सी से उतर जाएगा, वापस आएगा लोगों के पास, हाँ भाई। अब जब वो नीचे आएगा वापस लोगों के साथ वोट मांगने दोबारा ऊपर जाने के लिए, तो लोग पूछेंगे भाई हैं, हमने तुझे ये बोला था करने के लिए, तूने ये वादे करके गया था, हमने तुझे ये समझ के उसे ऊपर बिठाया था, तू कुर्सी में, तूने क्या करा है 5 सालों में, तेरे पास 5 साल थे, तूने करा क्या, ठीक है। हम तो नहीं दे रहे तुझे वोट, जा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब देखो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी समझते हो, जुडिशरी बॉडी जो क्या करती है, जो रिव्यू करती है, क्या रिव्यू करती है, जस्टिस और इनजस्टिस, ठीक है। जस्टिस का रिव्यू करती है कि हाँ भाई जो ये काम हो रहा है ठीक हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि भयंकर बीच में घपला कर दिया और काम हो गया ख़त्म, ठीक है। किसी के साथ
हर किसी के साथ इंसाफ हो रहा है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही। तो ये कौन चेक करता है? जुडिशरी चेक करती है। देखो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब कि जुडिशरी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपनी खुद की बॉडी है, ठीक है। वो चाहे तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे, उसके सामने देश का एक नागरिक और पूरी की पूरी सरकार इक्वल है, ठीक है। कोई ये नहीं कि ये सरकार बड़ी है और ये इंसान छोटा है ना, उसके सामने सब इक्वल हैं, ठीक है। जुडिशरी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये चीज़ है। रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। उससे ऊपर कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ होगा। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑन सर्टेन ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। सब, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अब जो वोट है तो हर कोई देता है, ठीक है। हर किसी का इक्वल वोट, हर किसी के जो वोट की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, चाहे वो क्या कोई किसी भी कल्चर से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी कास्ट से हो, ठीक है। सबका जो वोट होता है इक्वल होता है। तो ये चीज़ है। अब हम देखते हैं आगे। अब देखो डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर जी ने एक स्टेटमेंट दी थी। क्या बोला था उन्होंने? चलो देखते हैं। इन्होंने ये बोला था कि यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी क्या है? यूनियन ऑफ ट्रिनिटी पिलर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के, ठीक है। डेमोक्रेसी के, सोशल डेमोक्रेसी के यूनियन ऑफ ट्रिनिटी पिलर हैं। अच्छा, ये यूनियन ऑफ ट्रिनिटी है, तो ट्रिनिटी क्या है यहाँ पर? तो वो ट्रिनिटी है लिबर्टी प्लस इक्वालिटी प्लस फ्रेटर्निटी, मतलब कि आज़ादी, आज़ादी और सब एक हैं, सब एक समान है, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। अगर, ठीक है, तो ये हमारे त्रिमूर्ति, जैसे बोलते हैं ना त्रिदेव, तो ये हमारी त्रिमूर्ति हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे डेमोक्रेसी की ये त्रिमूर्ति हैं। अगर इनमें से कोई सा भी किसी से भी अलग हुआ तो जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई सा भी एक दूसरे से अलग हुआ तो डेमोक्रेसी ख़त्म। देखो अब उन्होंने क्या बोला था, देखते हैं। ऑल द अबव थ्री फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ये तीनों के तीनों मिलकर ही ट्रिनिटी बनाते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों मिलकर ही ट्रिनिटी बनाते हैं। इफ़ एनी ऑफ दिस इज डाइवोर्स्ड फ्रॉम अदर्स इट विल डिफीट द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि अगर इनमें से कोई सा भी एक किसी से भी अलग हो जाता है, डाइवोर्स्ड हो जाता है, अलग हो जाता है, तो क्या होगा? जो हमारी डेमोक्रेसी है ख़त्म, ठीक है। डिफीट द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगी डेमोक्रेसी, ठीक है। विदाउट इक्वालिटी, अब देखो कैसे, विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू और मैनी ओवर मैनी। देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर इक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, अगर सब इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा? भाई जो बड़ा आदमी है वो तो छोटा आदमी को दबाता चला जाएगा, एक को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? तो वो तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दूसरा कि इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी। अब जो इक्वालिटी है विदाउट लिबर्टी, लिबर्टी समझते हो ना, आज़ादी। अगर एक तुम्हें इक्वालिटी तो मिल रही है, लेकिन अगर तुम्हें उसमें लिबर्टी नहीं है, आज़ादी नहीं है, वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, तो हम क्या करेंगे? हम एक तबके के लोगों को, इंसान को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ होगा। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे कहाँ रही? ख़त्म हो गई डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये अब इसका मैं सेकंड पार्ट में बाद में लेके आऊँगा, मतलब कल लेके आऊँगा इसका सेकंड पार्ट। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो ये जो चैप्टर है 2 पार्ट में ख़त्म होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करो, ठीक है। क्योंकि मैं अब सारे जो आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स सब की वीडियोज़ लेके आऊँगा, तो आप मस्ट इंश्योर करो कि आप चैनल सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।